जो राम जी अपने मंदिर से चंदा चोरी होते हुए नहीं बचा पाए, वो आपको कैसे बचाएंगे? कैसे उत्तर प्रदेश में आपको बचाएंगे? भारतीय जनता पार्टी राम को भी बेचने में शर्म नहीं खाती। अब सर, जब ईगो की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है, ये जो इशारा है ये समाजवादी पार्टी की हो गया। अब राजनीति केशव जी बहुत जूनियर हमसे, मैं मंत्री होता तो हमारे यहाँ पीछे लाइन में खड़े होकर के काम लेके आते थे। जब तक मायावती जी हैं तब तक दूसरा कोई नहीं, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कई ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हैं जो चर्चा का विषय बन रहे हैं। अब सी न्यूज़ भारत अपने संवाद कार्यक्रम के तहत लगातार आपको उत्तर प्रदेश के ऐसे तमाम शख्सियतों से रूबरू करा रहा है, ऐसे नायाब हस्तियों से रूबरू करा रहा है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में नए कीर्तिमान लिख चुके हैं और उत्तर प्रदेश के भविष्य में नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। इसी क्रम में सी न्यूज़ भारत आज पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बहुत ही कद्दावर, लोकप्रिय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत के विशेष कार्यक्रम संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। सही मायने में उत्तर प्रदेश बन रहा है, ये केवल मुहावरा है। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश आज जंगल राज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रतिदिन 1 दर्जन से ज़्यादा SC, ST, OBC समाज के नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं। 1 से 2 दर्जन तक SC, ST, OBC समाज की बहन बेटियों को बलात्कार, दुराचार का शिकार बनाया जा रहा है। आपराधिक घटना करने वाले अपराधी सत्ता के छाये में बेखौफ सत्ता के गलियारे में चहलकदमी करते नजर आते हैं। चूँकि ये हत्यारे या बलात्कारी, दुराचारी या आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले सभी अपराधी भाजपा के संरक्षण में पड़ रहे हैं, क्योंकि वो या तो भाजपा के पदाधिकारी हैं या भाजपा के पदाधिकारियों और छत्रछाया में जीने वाले गुंडे, माफिया, अपराधी हैं। और यही कारण है कि बड़े बड़े हादसे, बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं के हो जाने के बावजूद भी हत्यारों को पुलिस छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। और यही नहीं, आज तो यूँ कहिए पूरा देश और प्रदेश 50 साल पीछे चला गया है, क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है पूरे प्रदेश में, देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। सरकारी नौकरियां नौजवानों को मिलना दूभर हो गई। यही नहीं, जब सरकारी नौकरी नहीं
तो संविधान प्रदत्त आरक्षण भी अपने आप शून्य और निष्प्रभावी हो गया। आज जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जिस भारत में कभी धन धान्य से परिपूर्ण था, दूध घी की नदियां बहती थीं, इतिहास में पढ़ा जाता था, आज वो भारत कंगाल, गरीब, लाचार, बदहाल बन गया। और बदहाली का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की ज़िंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आगे ठहर गई। सोचिए, जिस देश में 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी ज़िंदगी बिताएगा, वो 80 करोड़ परिवार क्या अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना देख पाएंगे? वो 80 करोड़ परिवार क्या अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS, वैज्ञानिक, जज बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? इसका मतलब है सरकार की गलत नीतियों से देश लगातार कमज़ोर हो रहा है, गरीब हो रहा है, लाचार हो रहा है, बदहाल हो रहा है। कहने के लिए तो भारत कृषि प्रधान देश है, उसमें भी उत्तर प्रदेश उसकी जान है, लेकिन लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला। अलबत्ते छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर दे रहे हैं, ये सरकार उस पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में फेल रही है। यही नहीं, जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है तो क्रैकेन नदारत, जैसे ही किसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए व्यापारियों के हाथ या बिचौलियों के हाथ अपना उत्पाद बेच देता है, वैसे क्रैकेन खुल जाते हैं। यानी सरकार की मंशा किसानों को लाभ दिलाना नहीं, बल्कि बिचौलिए और व्यापारियों को लाभ दिलाना है। और यही इसी के साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनाने का लॉलीपॉप दिखाए, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो 56 इंच का सीना का दुहाई दिया करते थे, आज वो भीगी बिल्ली जैसे बन के घूम रहे हैं, देश बेच रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, जिन विभागों में, और LIC जैसी बड़ी संस्था, यानी इन जिन विभागों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, आज वो अदानी और अंबानी के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचने का पाप कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज एक और मोदी, एक और योगी। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से लेकर के आज तक 1,15,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल बंद हो गए हैं। यानी गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की ये साजिश है, योजना है। वहीं पर दूसरी ओर योगी जी हर 500 मीटर पर शराब की दुकान खुलाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर पर चल रहे प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल को बंद करने का ऐलान उन्होंने किया था 27,764 स्कूलों का। अपनी जनता पार्टी ने उसका कड़ा विरोध किया था। प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय और विकास खंडों में उसका 3 स्तर पर कड़ा विरोध किया था, जिसका कारण योगी जी स्कूल बंद करने का फैसला तो वापस ले लिए। लेकिन आज उन स्कूलों की बदहाली का आलम यह है कि प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो हमारे देश के आने वाले कल के भविष्य हैं, वो पढ़ने के बजाय सड़कों पर गुहार मचाते नजर आते हैं कि स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है, स्कूल में जल भराव है। सर, जब उत्तर स्कूल दुर्व्यवस्था का शिकार है, तो स्वाभाविक रूप से यह जो लक्षण है जी देश की बर्बादी का है, देश को पिछड़ा बनाने का है, देश को पीछे 50 साल पीछे ले जाने का है। उत्तम प्रदेश तो केवल मुहावरा है, लेकिन सही मायने में ये जंगल राज है, गुंडा राज है। जिस मुख्यमंत्री के ज़िले में शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जहाँ पर
हत्या का कांड न होता हो। तो स्वाभाविक रूप से इनका उत्तम प्रदेश भी मुहावरा है, जीरो टॉलरेंस भी मुहावरा है। ये हवाई बातें बहुत करते हैं, ज़मीनों पर नहीं, इनको बिल्कुल सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हैं, फेल हैं। और जीरो का जीरो नंबर भी देना अगर कोई चाहे तो 100 बार सोचेगा कि जीरो दिया जाए कि नहीं, तो जीरो का अपमान हो जाएगा। सर, जब क्रमशः आगे बढ़ते हैं सवालों के फेरे में, तो उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसी चुनौतियां होती हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। अब आप भी कैबिनेट में रहे और कई सारी पार्टियों में रहे, कई सारी विचारधाराओं के साथ रहे, फिर उसके बाद अलग होते हैं, तो क्या आखिरकार इसके पीछे का एक प्रारूप रहता है? क्योंकि अब 27 के लिए चुनाव हो रहा है, अब अपनी जनता पार्टी, एक पार्टी आपने बनाई है, गठन किया है सर, लेकिन कई विचारधाराओं से आने के बाद कौन सी ऐसी नीति रहती है जिसके तहत जब आप अलग होते हैं तो जनता के बीच जब जाते हैं तो वो मांगे जब पूरी नहीं हो पाती, तो क्या चुनौती आती है सर? देखिए, सरकारें पहले भी होती थी, लेकिन सरकारों की जवाबदेही जनता के प्रति हुआ करती थी। इस सरकार की जवाबदेही अदानी और अंबानी के प्रति है, बड़े बड़े थैली शाहों के प्रति है। वो पूरा का पूरा समय अदानी और अंबानी तथा देश के बड़े थैली शाहों को खुश करने में सरकार लगा रही है। और उन पर इतनी मेहरबान है कि तमाम सरकारी विभागों को तो उनके हाथ दिया ही दिया। हर प्रदेश में हजारों एकड़ ज़मीन अदानी को सौंपी जा रही है। आखिर क्या ये सवाल नहीं खड़ा करता, आखिर अदानी और अंबानी में रिश्ता क्या है? माननीय प्रधानमंत्री देश की जनता पर मेहरबान होने के बजाय अदानी पर मेहरबान क्यों है? तो स्वाभाविक रूप से ये चिंता का विषय है। जब सरकार किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर मेहरबान होती है और जनता को नजरअंदाज करती है, जनता को बदहाली के दौर से गुजरना पड़ता है, जनता को अराजकता का शिकार होना पड़ता है, जंगल राज का शिकार होना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए लाले पड़ जाते हैं, स्कूल बंद होने लगते हैं, सरकारी विभाग बेचे जाने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो सरकार राम भरोसे चल रही है। और यही नहीं, सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं राम के। राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी करने में भी इनको शर्म नहीं आती। यानी देश बेचने से इनका पेट नहीं भर रहा है। इसलिए अब भगवान जो आस्था का, जिसको दुहाई देते हैं, ये आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं, अरबों खरबों की चपत लगा दिए। और जो जितना बड़ा मगरमच्छ था उसको ही बचाने, उसको उतना ही तेजी के साथ बचाने का भी ये पाप कर रहे हैं। जो छुड़भैये चोर हैं उनको इन्वॉल्व कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और जो सबके सरगना हैं उनको क्लीन चिट दिया रही है। क्या है ये सीधे सीधे जंगल राज का नंगा नाच है। और जो सरकार में बैठे हुए लोग खुद ऐसे बड़े मामले को, राम मंदिर जैसे चोरी के मामले को, जहां करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का गोलमाल हुआ हो, जहां उस पर चढ़ावे में हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी सब गायब कर दिए हों, वहां पर भी ये सरकार लीपापोती कर रही हो, तो ये इस बात को स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी राम को भी बेचने में शर्म नहीं खाती, राम के चढ़ावे को भी चोरी करने में शर्म नहीं खाती, राम का नाम बेचने में शर्म नहीं खाती। धर्म केवल दुहाई है। ये राजनीति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करती है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करती है। सही मायने में ये जनता गुमराह करती है और जनता की आंख में धूल झोंक करके सत्ता हासिल करने की फिराक में रहती है। सर, उत्तर प्रदेश बनना है पर आपने कटाक्ष कर दिया। लगातार ये एक वायरल होती है आपकी वीडियो जिसमें आप कहते हैं कि जो राम जी अपने मंदिर से चंदा चोरी होते हुए नहीं बचा पाए, वो आपको कैसे बचाएंगे, कैसे उत्तर प्रदेश में आपको बचाएंगे। इसी को लेकर कई संतों में भी एक विरोधाभास देखा जाता है आपको लेकर। आखिरकार ये विरोध की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है सर? सच कड़वा होता है जी। और यही पंडित पुजारी धर्माचार्य कहते हैं, भगवान आपका भला कर देगा, भगवान आपका कल्याण करेगा, गलत काम करोगे भगवान आपको सजा दे देगा।
तो राम मंदिर जो करोड़ों लोगों का आराध्य है, करोड़ों की श्रद्धाएं उनसे जुड़ी हैं, भावनाएं जुड़ी हैं, उस राम मंदिर में जो विश्व चर्चित मंदिर है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बनाया गया, उस राम मंदिर का चढ़ावा करोड़ों अरबों रुपए चोरी की बल बेदी पर चढ़ गए। आखिर भगवान राम क्या कर रहे थे? अगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सबको भला कर सकते हैं, भगवान लोगों का कल्याण कर सकते हैं, भगवान गलत करने वाले को सजा दे सकते हैं, तो चोरी करने वाले को सजा क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है ये केवल आस्था है। और ये सब जानते हैं कि अगर भगवान में ताकत होती तो सारे के सारे चोर वहीं भस्म हो गए होते, उनका सत्यानाश हो गया होता, उनको सजा मिल गई होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो स्वाभाविक रूप से इन चोरों ने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सर, आप भगवान को लेकर चुनौती दे रहे हैं, भगवान के अस्तित्व को लेकर चुनौती दे रहे हैं, कभी पैगंबर को लेकर या मस्जिदों के अस्तित्व को लेकर कभी कोई बयान नहीं आता, कोई चर्चा का विषय? पहली बात तो पैगंबर की कोई मूर्ति नहीं है, पैगंबर की मूर्ति पर कोई चढ़ावा नहीं है। लेकिन मानते तो है ना कि पैगंबर साहब आएंगे आएंगे जाएंगे, वो ऐसा कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, हम कभी इस्लाम में रहे नहीं हैं। हम इस्लाम धर्म से, इस्लाम धर्म की अच्छाइयों बुराइयों से न प्रभावित हैं न उससे पीड़ित हैं। हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस धर्म के हम शिकार हुए हैं, जिस धर्म ने जात पात छुआछूत ऊंच नाम पर देश को बांटा है, जिस भारत में इसी धर्म का नाम पर धंधा करने वाले धोखेबाजों के जिन्होंने समाज को बांट दिया, उन्हीं के कारण देश हजारों साल तक गुलाम रहा। मुट्ठी भर लोग आए, इस पर राज करके चले गए। शक आए, हूण आए, यवन आए, पुर्तगाली आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, मन चाहे तरीके से इसको पैरों तले रौंदा। कहाँ चले गए थे भगवान? कहाँ चले गए देवी देवता? कहाँ चले गए धर्माचार्य? क्यों नहीं लड़ाई लड़ लिए? स्वाभाविक रूप से इस देश के 90% लोगों को मुख्य धारा से अलग करके मुट्ठी भर लोग भगवान के ठेकेदार बन जाते हैं, देश के ठेकेदार बन जाते हैं। और जब जब यहाँ विदेशी हुकूमत रही, यही तथाकथित अपने को उच्च कहने वाले लोग अंग्रेजों को भी पिट्ठू रहे, मुगलों के यहाँ भी यही दरबारी रहे, मुगलों के यहाँ भी तमाम बहन बेटियों को दे करके इन्होंने ही राजपाट का सुख भोगा, और जो भी हमलावर आया उसकी गुलामगिरी यही की है। तो स्वाभाविक रूप से जो हकीकत है वो कड़वा लगता है। तो भारत का इतिहास आपको नहीं संजोए लगता कि भारत के इतिहास जहाँ पर जिक्र होता है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, राम मंदिर का, तो क्या वहाँ वास्तव में भगवान का अस्तित्व नजर नहीं आता? सर, पहली बात तो आप जाके इतिहास पढ़ो जी। श्री जहाँ भी ये कोई जन्मभूमि दिखा रहे हैं जी, इतिहास खोदोगे, कुरेदोगे तो हर जगह बौद्ध तीर्थ स्थल मिलेगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी मंदिर, ये सब जहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं, मंदिर बन गए हैं, ये सभी बौद्ध तीर्थ स्थल थे। कभी विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी हमलावरों ने कोई मठ मंदिर नहीं तोड़ा। तथाकथित हिंदू के ठेकेदारों ने बौद्ध मठ को तोड़ा, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, तक्षशिला विश्वविद्यालय जलाया, आदि बौद्ध कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय खत्म किया। तो सबसे बड़े दुश्मन तो ये हैं। और यही नहीं, जिन लोगों ने विश्वविद्यालय जलाया, जिन लोगों ने देश को लूटा, जिन लोगों ने देश को बांटा, जिन लोगों ने समाज को बांटा, जिन लोगों ने बौद्ध मठों पर कब्जा करके हिंदू देवी देवताओं की मंदिरें बनाई, वही देश के असली शत्रु हैं, वही दुश्मन हैं। और आज भी वो जब कभी कहीं खुदाई होती है, कहीं भी खुदाई होती है, आपकी बदायूं में भी अब गंगा जब ब्रिज बन रहा, ये हाईवे बन रहा था, तो वहाँ भी जब मिट्टी खोद करके सड़क पर लाई जा रही थी, तो वहाँ भी बुद्ध की मूर्ति मिली थी। और हर महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी खुदाई में बुद्ध की मूर्ति मिलती है। इसका मतलब है जो भारत कभी बुद्ध में था, आज इन्हीं तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने
बौद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए न केवल बौद्ध मठों को तोड़वा करके मंदिर के रूप में बदलवाया, बल्कि बौद्ध संस्कृति को ख़त्म करने के लिए इतिहास को मिटाने की कोशिश की। अगर यहाँ पर विदेशी हुक्मरान नहीं आए होते तो अतीत गौरवशाली इतिहास खोजने से भी नहीं मिलता। बिल्कुल सर, जब आप सत्ता में होते हैं तो विचारधारा एक होती है, जब सत्ता से अलग होते हैं तो विचारधारा बदल जाती है, भावनाएं बदल जाती हैं, सौहार्द बदल जाता है। आखिरकार इसका क्या मुख्य कारण रहता है? क्या वास्तविकता में जो मुद्दे होते हैं वो बदल जाते हैं या विचारधारा? पहली बात तो जनहित के मुद्दे सदैव और राजनीति के मुद्दे हैं। जी सर। मैं राजनीतिक मुद्दों पे ही काम करता हूँ। आपने प्रश्न पूछा राम मंदिर चोरी से संबंधित, इसलिए मैंने ये बताई कि हिंदू के धर्म के ठेकेदारों के क्या काले कारनामे हैं, उसका जिक्र किया मैंने। और इतिहास की गहराइयों में आप जाइएगा तो सच यही मिलेगा आपको जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आज जनहित के मुद्दों से भाजपा कोसों दूर है। जनहित के मुद्दों पर राजनीति कभी करी नहीं रही है। जनहित के मुद्दों पर कभी बहुजन समाज पार्टी काम करती थी, समाजवादी पार्टी में जंगल राज जरूर था, लेकिन जनहित के मुद्दों पर वो भी काम करती थी। आज जनहित के मुद्दों पर ये सरकार क्या करी? 5 किलो 10 किलो चावल दे रही है, सरकारी नौकरी क्यों नहीं? स्कूल बंद कर रही है, इन स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में क्यों काम कर नहीं कर रही है? देश के करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, यही इसका लक्ष्य है। आखिर उन बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं? आउटसोर्सिंग क्यों? आउटसोर्सिंग नौकरी तो नौजवानों के श्रम का शोषण है। हाईली क्वालिफाइड लड़के संविदा पे लग आज आउटसोर्सिंग के नाम पर 10,000, 12,000, 15,000 रुपए की नौकरी पा रहे हैं। अब जो हाईली क्वालिफाइड लड़का है इस महंगाई में 15,000 रुपये में क्या करेगा? 18,000 में क्या करेगा? 10,000, 12,000 रुपये में क्या खाएगा, क्या बचाएगा? अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा? अपने बीवी बच्चों को कपड़ा कहाँ से लाएगा? माता पिता की तीमारदारी कहाँ से करेगा? तो स्वाभाविक रूप से सरकार की जो वर्तमान सरकार है उसकी नीति देश को गरीब बनाना, लाचार बनाना, कंगाल बनाना, और इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो कि सरकार की दया में आप जिंदा रहे। जिस प्रकार से 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का 1 करोड़ बेरोजगार नौजवान भी इसी तरीके से 5 किलो 10 किलो चावल पर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो, ऐसी परिस्थितियाँ सरकार पैदा कर रही है। सर, धरातल पर देखा जाए यदि भाजपा विफल है तो कौन सी पार्टी एक रास्ता हो सकती है? सर, अगर 2027 की बात करी जाए तो एक कौन सा ऐसा नेता या कौन सा ऐसा नेतृत्व हो सकता है जो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा विकल्प के तौर पर साथ? देखिए, चूँकि इसमें भारतीय जनता पार्टी ये केन प्रकार सत्ता में बने रहने की कोशिश लगातार करती जा रही है। निर्वाचन आयोग को अपनी कठपुतली बना लिया। पहले निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता होती थी, क्योंकि उस कमेटी में 3 लोगों की कमेटी होती थी। उसमें प्रधानमंत्री, नेता विरोधी दल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 होते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया, बाहर कर दिया। उनकी जगह पर अपने कैबिनेट के एक मंत्री ले लिया, यानी मेजॉरिटी तो अपने आप हो गई। नेता विरोधी दल अब 0 हो गया। अन्यथा जब नेता विरोधी दल प्रधानमंत्री होता था, नेता विरोधी दल होता था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे तो निर्वाचन आयुक्तों के चयन में पारदर्शिता होती थी। अब तो मनमानापन होता है, पहले से बहुमत कर लिया तो निर्वाचन आयोग को अपनी कठपुतली बना लिया। और साथ ही साथ आए गए दिन ईवीएम के दुरुपयोग की चर्चा अपने आप होती रहती है, संविधान बदलने की चर्चा अपने आप होती रहती है। अभी विगत पार्लियामेंट में भाजपा के ही पार्लियामेंट कुछ सदस्यों ने जो उम्मीदवारी जिनकी थी उन्होंने खुद इसका खुलासा किया था कि अगर 400 के पार का आंकड़ा दोगे तो हम संविधान बदल देंगे। यानी जिस सरकार की मंशा इतनी गंदी हो कि संविधान में यकीन न करती हो, लोकतंत्र में यकीन नहीं करती हो, जनता पर यकीन न करती हो, ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर यकीन करती हो, से सबको पैरोतले रोकती हो, स्वाभाविक रूप से वो तानाशाही रवैया है
जिसकी भारत जैसे देश में, जहाँ का लोकतंत्र पूरे विश्व में सम्मान के साथ देखा जाता है और जहाँ का भारतीय संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबको एक सूत्र में पिरो करके भाईचारे का मिसाल कायम करता है जी। वो उस पर कुठाराघात है। इसलिए ऐसी गंदी सोच वालों को सत्ता से बाहर करने के लिए, जिनकी जड़ें अत्यंत गहरी हैं, ऑल अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं का कभी कभी ईगो आ जाता है, लेकिन ये परिस्थिति आज समय की मांग है कि ऑल अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, ऑल अपोजिशन को आना चाहिए। तो सर अभी देखा गया हाल ही में एक फ्रंट तैयार हो रहा है जिसके लीडर आप दिखाई दे रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर रावण का आना हो, चाहे डीपी यादव का आना हो, चाहे अन्य दलों का आना हो, जितने भी दल हैं जो आज सत्ता में काबिज नहीं हैं वो लगातार आपके संपर्क में हैं। तो क्या ये माना जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में एक बड़े लीडर के तौर पर, एक मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर थर्ड फ्रंट के दिखाई दे सकते हैं 2027 में? सर देखिए, हमारी कोशिश तो है कि ऑल अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे आए। वो अपोजिशन कौन सा होगा? मुख्यमंत्री बनना न बनना ये बात का विषय है। पहले तो जो सत्ता में है उसको सत्ता से बाहर करने का रास्ता तय करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि संविधान का मजाक उड़ाने वाले लोग, निर्वाचन आयोग को अपने हाथ की कठपुतली बनाने वाले लोगों के हाथ में न भारत सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है, न लोकतंत्र सुरक्षित है, न संविधान सुरक्षित है। इसलिए ऐसे लोग जो देश के लिए संकट बन गए हैं, उनको सत्ता से बाहर करने के लिए अपना ईगो को पीछे कर सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हमारी प्राथमिकता ये है। लेकिन अगर किसी के ईगो के चलते हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते तो तीसरे विकल्प की भी रूपरेखा बननी चाहिए और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में दोबारा शामिल हो सकते हैं? क्या एजीपी अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे सकती है, क्योंकि भाजपा को हटाना एक लक्ष्य बन गया है? इसलिए एक प्लेटफॉर्म आने का मतलब पार्टी में सम्मिलित होना नहीं होता है जी। एक प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब गठबंधन होता है। इसलिए गठबंधन होने के लिए किसी पार्टी में विलय होने का, किसी पार्टी में जाने का, किसी पार्टी में आने का प्रश्न ही उठता है। जो पार्टियां रहेंगी वो यथावत रहेंगी, सीटों का गठबंधन होगा, सीटों का तालमेल होगा और यही बेहतर विकल्प है। और हम जानते हैं कि कुछ लोग ईगो के शिकार हैं, इसीलिए हम तीसरे मोर्चे की तैयारी का भी अभियान जारी किए। अब सर, जब ईगो की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये जो इशारा है ये समाजवादी पार्टी की ओर है। क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कुछ ना कुछ ऐसी तरकीब निकालेंगे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मनाए और अपने साथ शामिल करें, उस ईगो को किनारे करें? हम मनाने और मनौती करने के पक्ष में नहीं है जी। देश बड़ा है और जनता बड़ी है, लोकतंत्र बड़ा है, तो जनता, लोकतंत्र और देश के हित में किसी व्यक्ति का ईगो माने नहीं रखता है। इसीलिए मैंने कहा अपना ईगो पीछे रख करके देश हित में, संविधान हित में, राष्ट्र हित में, लोकतंत्र के हित में एक प्लेटफॉर्म पर सभी विपक्ष को आना चाहिए। आते हैं, सबसे पहले मैं उसका स्वागत करूंगा। नहीं आते हैं तो हाथ में हाथ रख करके मैं बैठूंगा भी नहीं। मैं तीसरे मोर्चे का गठन करके आगे बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का रास्ता सुनिश्चित करूंगा। बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं, या कहें जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं पढ़ते वो लोग ये नहीं जानते कि स्वामी प्रसाद मौर्य केवल एक नाम नहीं, ये वो ब्रांड है। जब लोग पुलिस के सामने जाने से डरते थे तब आप लाठी खाते थे छात्र जीवन में। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सर करेक्ट करिएगा। आप लाठी खाते थे, लोगों की आवाज़ बुलंद करते थे, और केवल ये नहीं कि एक जाति या एक बिरादरी की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सर्वोच्च जिसके संग गलत हो रहा है उसकी आवाज़ बुलंद करते थे। यही एक नारा रहा था, यही एक कारण रहा था कि उस समय की सरकारों को, चाहे कांग्रेस सरकार हो, इंदिरा गांधी तक बात पहुंचती थी। मतलब समझिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक बात पहुंची। सर, क्या वो वाकया था और कहाँ से वो शुरुआत हुई? एक
अगर बता पाए सर तो। अब बात रही जहाँ तक इंदिरा गांधी जी तक पहुँचने का, तो उस समय मैं युवा लोकदल का प्रदेश महासचिव था। वाकया ये था इलाहाबाद जिले का। कांग्रेस के प्रदेश सदस्य थे स्वर्गीय श्री धर्मवीर जी, और चूँकि प्रदेश और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस सरकार थी, तो धर्मवीर जी कांग्रेस के प्रदेश सदस्य थे ही थे, केंद्र में राज्य गृह मंत्री भी थे। उन्हीं क्या वो घर क्षेत्र था सुरेम सराय, प्रीतम नगर, रमन कपुरवा, अबू बकरपुर आदि आदि हजारों एकड़ ज़मीन एडीए ने एक्वायर किया नॉमिनल कंपनसेशन पर। किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय गए। उसमें उनकी पैरवी कर रहे थे पूर्व विधायक तीर्थराम कोहली, जो कभी जनसंघ से विधायक हुआ करते थे। ये मामला 82-83 का है और मैं वही यूनिवर्सिटी छोड़ा हुआ था। बहरहाल किसान हाई कोर्ट से भी हार गए, सुप्रीम कोर्ट में एसएलवी भी उनकी खारिज हो गई, और जब किसानों के हाथ से ज़मीन निकल गई, उस समय कुछ किसानों ने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने उनको साफ साफ कहा कि भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से केस आने के बाद अब आपके पास कुछ नहीं है, मरता क्या न करता, इस तर्ज पर अगर आप लड़ाई लड़ने की ठानो तो मैं उसका नेतृत्व कर सकता हूँ। 5-6 बैठकों को लेने के बाद मेरी बात कुछ किसानों को समझ में आई, और उसके बाद मैंने रणनीति बनाई धरना प्रदर्शन आंदोलन का। महिलाओं को भी तैयार किया कि जब भी अमरूद की बाग काटने लोग आवें, वो अमरूद जो इलाहाबाद का अमरूद पूरी दुनिया में मशहूर था, वो उसी एक्विजिशन में वो भी गया था। महिलाओं ने वही किया जो मैंने रणनीति बनाई। 32 किसानों के प्रतिनिधिमंडल लेकर के मैं दिल्ली गया। इंदिरा गांधी जी उसमें प्रधानमंत्री जी थी। मैंने तत्कालीन सांसद श्री नरेंद्र सिंह जी थे, चौधरी नरेंद्र सिंह जी, उनके माध्यम से समय आवंटित करवाया था। इंदिरा गांधी जी मिली, मैंने एक वाक्य बोला था, उन किसानों को मिलवाया। 32 डलिया इलाहाबादी अमरूद ले गया था, सब दिया इंदिरा सभी किसानों ने भेंट किया, और एक मेमोरेंडम था जिसको मैंने दिया, और केवल एक वाक्य बोला कि जिस इलाहाबाद में आप पैदा हुई और जहाँ का अमरूद विश्व मशहूर है, एडीए उस अमरूद की बाग को काटने जा रही है, उसको एक्वायर करके, एडीए एक्वायर करके किसानों को भूमिहीन बना रही है। इतने मैंने कहा। उसके बाद लौट आया। बहरहाल इंदिरा गांधी ने पत्र लिया, अपने अधिकारियों को डायरेक्शन दिया, टेक इट सीरियसली, और उसके बाद फिर उस पर एक्शन हुआ। एपीसी, तत्कालीन एपीसी के उसमें जांच सौंपी गई। एसडी बागला जी कमिश्नर थे, मौके का निरीक्षण किया, हम सभी लोग साथ में थे, और उन्होंने भी किसानों की इस पीड़ा को समझा, और उन्होंने फिर कहा कि मौर्य जी आप 50 गुना इसका कंपनसेशन बढ़ा के मैं दूंगा, ज़मीन दे दीजिए। हमने कहा कि किसान 50 गुना नहीं 100 गुना भी दीजिए तो भी ये मंजूर नहीं। यदि वाकई में आप किसानों के प्रति हमदर्दी रखते हैं तो हर परिवार की जिसकी भी जिम्मेदारी एक सरकारी नौकरी दीजिए। कहने संभव नहीं है, तो हमने कहा संभव नहीं तो फिर किसानों को ज़मीन मिलनी चाहिए। बहरहाल बड़ी सदा सहजता के साथ
उन्होंने किसानों के पक्ष में ही अपनी आख्या भेजी, जिसके आधार पर लड़ाई तो हम केवल इलाहाबाद पर्टिकुलर शहरी एरिया की वो ज़मीन की लड़ रहे थे जो एक्वायर की गई थी जी। लेकिन उसी लड़ाई के पीछे इलाहाबाद की जितनी भी अमरूद की बागें थी ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर कर दी गई थी। वो सफलता हमें उस समय मिली थी जब किसान हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हारा हुआ था। कितनी बड़ी लड़ाई आपने लड़ी, मतलब सुनने में ये बड़ी छोटी लगती है कि आप इंदिरा गांधी को लेटर दिए और ये कार्रवाई हुई, लेकिन वो कितनी बड़ी लड़ाई होगी उस समय जब ना मोबाइल फ़ोन होते थे, ना सोशल मीडिया होती थी, ना कोई इस तरह का टूल्स होते थे, और किस तरह से वहाँ पहुँचना, आवाज़ उठाना, शायद यही एक जननेता की अपने आप में एक अलग और पहचान। तो वो हमारे लाइफ की पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि इंदिरा गांधी जी उस मैटर को इतना सीरियसली लिया कि उससे लोगों को न्याय मिला। न्याय मिला। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो आपके पुराने मित्र हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, क्या इन लोगों के संपर्क में आप रहते हैं? कुछ काम आप भेजते हो, ये लोग काम करते हो या कुछ इस तरह? नहीं, देखिए, मैं कुछ मामले में अक्खड़ भी हूँ, स्वाभिमानी भी हूँ। मैंने बीजेपी को जिस दिन छोड़ा उसके बाद से आज तक बीजेपी के किसी मंत्री को टेलीफोन भी नहीं किया और इनसे हम काम की उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जब बीजेपी में कुछ दिन मंत्री था तो देखा कि जो बीजेपी बॉन्ड लीडर हैं उनका काम करने की संस्कृति है ही नहीं। वो सब लोगों को बहाने से ऐसा टरकाते हैं कि पीड़ित को हवा भी नहीं लगती है। देख लेंगे, कर देंगे, लेकिन न देखेंगे न करेंगे। अब मैं इसके पहले भी 5 बार मंत्री रहा हूँ जी। 6 महीना, 15 महीना, फिर 5 साल, उसी में 6 महीना कल्याण सिंह के साथ भी रहा जी। अलग अलग सरकारों में 6 महीना जब बहन जी का रहा। तो मैंने देखा कि पहली ऐसी ये सरकार है जो जनता के मुद्दों से पूरी तरीके से भटक चुकी है, जनता की समस्याओं से हमेशा दूरी बनाए रखती है। आज आलम यह है कि सत्ता पक्ष के सांसद और विधायक भी किसी भी आम जनता का कोई काम कराने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि ऊपर सुनने वाला ही कोई नहीं है। ऊपर सब टालने वाले हैं, देख लेंगे, कर देंगे, लेकिन न कभी देखेंगे न कभी करेंगे। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के यहाँ चले जाइए, कोई मिलने वाला नहीं है। दरबारी तो हो सकते हैं, समस्या लेके आने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो मंत्री बाहर से आए हैं, जैसे जो कभी बीएसपी में थे, पहुंच गए हैं, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी या ब्रजेश पाठक जी या और भी जो दूसरी पार्टी से वहाँ जाएंगे हैं, इनके यहाँ तो काम हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसी जगह से आए जहाँ वर्क कल्चर था। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ। अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही मिनिस्टर से गिनती चिंती के जो काम करा पाते हैं, बाकी काम नहीं हो पाता। और जो भाजपा बाण, इसीलिए मैंने कहा भाजपा बाण, आरएसएस बाण, विश्व हिंदू परिषद बाण, ऐसे लोगों के यहाँ आप सपने में भी कोई काम नहीं करा सकते हैं। केशव जी से ताल्लुकात रहते हैं या? देखिए, अब राजनीति में केशव जी बहुत जूनियर हमसे। मैं मंत्री होता तो हमारे यहाँ पीछे लाइन में खड़े होकर के काम लेके आते थे। उस समय मैं जानता भी नहीं था, हमारे वर्करों के साथ आते थे, बसपा वाले इनकी सिफारिश करने आते थे। लेकिन अब चूंकि मैं मंत्रिमंडल में मंत्री था ही था जी, तो अब ये नहीं कह सकता मैं जानता नहीं, जानता तो सबको हूँ। लेकिन सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो फार्मूला बता दिया कि आरएसएस बाण, बीजेपी बाण, विश्व हिंदू परिषद बाण, बजरंग दल बाण, इनके यहाँ से कोई भी काम, वो कितने बड़े पद पर न हो क्यों न हो,
कोई भी काम आप ले नहीं सकते हैं, किसी समस्या का हल इनसे नहीं करा सकते हैं। नहीं करा सकते। सर, बसपा की अगर बात करें तो दद्दू प्रसाद, लक्ष्मी नारायण चौधरी, इन लोगों को जब पार्टी से बाहर कर दिया गया, उसके बाद देखा गया बसपा के अंदर एक जो अलग अलग जातियों को साधने का फैक्टर था वो ख़त्म होता नज़र आया। लेकिन हाल ही में बसपा भी बड़ी रैली कर रही है, 5 लोगों को बैठाला गया मुख्यतः से, अलग अलग जाति थी, अलग अलग वर्ग थे। वो क्या लगता है बसपा वापसी कर सकती है सत्ता इसमें? एक थर्ड फ्रंट जो आप जोड़ रहे हैं उसमें बसपा भी शामिल हो सकती है? देखिए, कुल मिलाकर के चूँकि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मावती ने जी पहले स्पष्ट कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, तो इसलिए अब ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो भी उन्होंने रहेंगी, क्योंकि जो बहन जी कहती हैं उस पर अड़गी रहती है, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। रही बात जो इस प्रकार की घोषणा नहीं किए हैं, ये उनके लिए है कि ऑल अपोजिशन के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। रही बात बसपा की पहचान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन, मानवर काशीराम जी की सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर थी, जिससे बहन ने कन्नी काट लिया, और यही कारण है कि आज बीएसपी की दुर्गत हो रही है। अब वो कितना भी समीकरण बनावें, जब तक बाबा साहब के मिशन, मानवर काशीराम के सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर नहीं आती हैं, तब तक अब बसपा कभी भी खड़ी होने वाली नहीं होती है। सर, जब अंतिम चरणों में चलेंगे सवालों के दौर पे, तो मैं चाहूँगा मैं कुछ नाम लूँगा और एक एक लाइन में एक एक शब्द जो आपके दिमाग में आप उनके लिए ज़रूर बताएं। योगी आदित्यनाथ को किस तरह का नेता देखते हैं सर? मेहनती तो हैं, लेकिन हवाई बयानबाजी में माहिर है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, पद तो बड़ा है लेकिन किसी काम के नहीं। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, लोगों से मिलने और काम करने का प्रयास करते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के सर, माननीय प्रधानमंत्री जी बात तो अच्छी करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन उनकी गलत नीतियों का ही नतीजा है कि करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पे आगे खड़ा हो गया, किसान मारा फिर रहा है, आरक्षण खत्म हो गया, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, देश बेचा जा रहा है, देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, अधिकतम ट्रेनें और LIC जैसी बड़ी संस्थाएं अदानी और अंबानी के हाथों में चली गई। यानी आज सबसे बड़ा खतरा अगर देश में है तो माननीय मोदी जी के नाते है, देश के प्रधानमंत्री के नाते है। इसलिए जब देश असुरक्षित है तो स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब तक के सबसे असफलतम मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तक के सबसे असफलतम प्रधानमंत्री रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, क्योंकि पढ़े लिखे नेता हैं तो देखने में तो नेता अच्छे हैं, लेकिन वैचारिक रूप से बहुत कमजोर हैं। यूं कहिए कि कर्तव्य विमूढ़ हैं, क्या करें क्या ना करें इस पर निर्णय नहीं ले पाते। यूं कहिए कि अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, कंफ्यूज लीडर हैं, ईगो में भी रहते हैं। अब कंफ्यूज लीडर हैं इतने पर्याप्त है, ईगो में रहते हैं नहीं रहते हैं ये तो उनके कार्य अपने आप बताएंगे। शिवपाल सिंह यादव, शिवपाल जी मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई हैं, एक लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, मुलायम सिंह के संघर्षों के साथी रहे हैं, सूझबूझ के नेता हैं, लेकिन बेचारे की हालत में हैं। समाजवादी पार्टी में उनकी कुछ चलती नहीं और इसीलिए बहुत काबिल होने के बावजूद भी आज एक कोने में बैठा दिए गए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा बसपा, अब चूंकि सीनियर एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे विद्वान तो है ही हैं, आपके दोस्त, और क्योंकि आज वो बसपा में हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने बहन जी का विश्वास जीता है। मैं कह सकता हूं, लेकिन
संगठन में जीरो हैं। ये भी फिर एक बड़ी बात। बस विश्वसनीयता बहन जी के प्रति विश्वसनीयता में तो नंबर 1 है, लेकिन संगठन में जीरो है। आकाश आनंद जिनको मायावती जी ने अब लॉन्च किया है सर, क्योंकि माननीय बहन जी ने संदेश दिया है कि आकाश आनंद हमारे उत्तराधिकारी रहेंगे, लेकिन उत्तराधिकारी होने की घोषणा के बाद 2-2, 3-3 बार पार्टी से बाहर किया जाना, पद से हटाया जाना, फिर पार्टी में वापस लिया जाना, इस तरीके से आकाश आनंद की जो प्रतिभा थी वो कहीं न कहीं कमज़ोर हुई है, हतोत्साहित किया गया है और संदेश दिया गया है कि बसपा में एको अहम द्वितीयो नास्ति, जब तक मायावती जी हैं तब तक दूसरा कोई नहीं हो सकता। अंत में स्वामी प्रसाद मौर्य को किस रूप में देखती है? भाई मैं तो हमेशा संघर्ष की राजनीति किया हूँ, आज भी संघर्ष कर रहा हूँ और संघर्ष ही मेरा अस्त्र शस्त्र हथियार है और उसी के बिना पर मैं कभी भी किसी भी पहाड़ से भी टकराना होता है तो टकरा जाता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है संघर्ष हमेशा बलशाली होता है, ताकतवर होता है और इसीलिए संघर्ष को मैंने अपना हथियार बना रखा है। एक आखिरी सवाल अंत में यही रहेगा सर कि अब 2027 की कमर कस चुकी है, सारी पार्टी अपनी तैयारी तेज कर चुकी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 2027 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जाएंगे, कितनी सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी चुनाव लड़ेगी और किस तरह का एक प्रबलता से इसको आगे रखेंगे सर? देखिए, हमारी प्राथमिकता है यूपी बचाओ भाजपा हटाओ। इसलिए यूपी बचाने के लिए, भाजपा को हटाने के लिए मैं तीसरे मोर्चे के गठन में लगा हूँ और तीसरा मोर्चा इतना शक्तिशाली होगा कि वो भाजपा का सुपड़ा तो साफ करेगा ही साफ करेगा, भाजपा से गलबैया करने वालों को भी बाहर का रास्ता दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर सी न्यूज़ भारत को अपना कीमती समय देने के लिए। ओके, थैंक यू। आपने हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कद्दावर, लोकप्रिय और बहुत ही चर्चित उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो बता रहे थे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तो बन रहा है, लेकिन ये केवल एक हवाई जुमलेबाजी बनकर रह गया है। सी न्यूज़ भारत के विशेष कार्यक्रम संवाद में इतना ही। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।